नमस्कार, स्वागत है आप सबका न्यूज रूम लाइव में। और मैं हूं आपके साथ चिपन शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा। 11 बजे से लेकर 11:45 बजे तक हमारा और आपका सफर जो है वो काफी अहम रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान हम देश भर में जो अहम मुद्दे चल रहे हैं उनके हवाले से बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर से। तो बिल्कुल सबसे पहले बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंबई दौरे को लेकर। और आपको बता दें वहां पर सभी विधायकों के साथ, महायुति के सभी विधायकों के साथ मुलाकात जो है उनके द्वारा की जाएगी। और यहाँ पर साथ ही साथ बड़ी सौगातें जो है वो भी दी जाने वाली है। और इसको लेकर मुंबई दौरा जो है काफी खास जो है बना हुआ है, जिसमें विधायकों के साथ बातचीत और मुंबई को बड़ी सौगातें और कई सारी चीजों का उद्घाटन जो है आज पीएम मोदी करने वाले हैं। तो बिल्कुल अब आगे बढ़ जाएंगे, बात करेंगे दिल्ली के हवाले से, क्योंकि जहां पर एक तरफ विधानसभा चुनाव का प्रसार हो रहा है, इसी बीच में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल पर अब ईडी द्वारा शिकंजा एक बार फिर से कसा जाएगा और शराब घोटाले मामले में ये शिकंजा देखने को मिलेगा। गृह मंत्रालय द्वारा मंजूरी दे दी गई है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय जो है वो शराब घोटाले मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। तो बिल्कुल इसके बाद बात होगी दिल्ली के विधानसभा चुनावों की, जहां पर आज कई दिग्गज नेता जो है अपना नामांकन भरेंगे। और साफ तौर पर यहां पर अगर बात की जाए तो कांग्रेस के, भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो आज अपना नामांकन दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए भरने जा रहे हैं। और ये सियासी दंगल साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और आज अपने नाम का चयन जो है वो किया गया है और नामांकन प्रक्रिया देखने को मिलेगी। वहीं पर अब बात दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रसार को लेकर होगी, क्योंकि इलेक्शन का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी को वोटिंग होगी और उससे ठीक पहले प्रसार ने तूल पकड़ लिया है, रफ्तार पकड़ ली है। इसी बीच में पंजाब के जो मुख्यमंत्री है भगवंत सिंह मान, वो दिल्ली पहुंचेंगे और आज 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। 2 अलग अलग जगहों पर रोड शो होगा और आम आदमी पार्टी अपना शक्ति प्रदर्शन करेगी। एक रोड शो, एक जनसभा 3 बजे होगी और ठीक दूसरी जनसभा तकरीबन 5 बजे के पास जो है वो प्रस्तावित की गई है। इसी के चलते मुख्यमंत्री जो है भगवंत सिंह मान दिल्ली दौरे पर है। तो बिल्कुल इसके बाद बात होगी महाकुंभ को लेकर, जहां पर कल दूसरा अमृत स्नान जो है वो देखने को मिला। और यहाँ पर नागा साधुओं ने इसकी शुरुआत जो है वो की। नागा सन्यासियों ने महाकुंभ की संगम नदी में डुबकी जो है वो लगाई। और फिलहाल इसको लेकर अगर बात की जाए तो 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अभी तक दर्शन कर लिए हैं और कल 3.5 करोड़ लोगों ने वहां पर डुबकी लगाई है। तो इस पर चर्चा होगी और बात करेंगे यहाँ पर न्यूज रूम लाइव में इन खास खबरों के बारे में अगले 1 घंटे तक। तो फिलहाल सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए तो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहाँ पर आज मुंबई दौरा जो है वो देखा जाएगा। और यहाँ पर आपको बता दें कि महायुति विधायकों से पीएम मुलाकात जो है वो करने वाले हैं। तो यहाँ पर 3 युद्धपोत देश को समर्पित जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो बिल्कुल आपको बता दें कि श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का भी उद्घाटन इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। पीएम मोदी बुधवार को यानी आज के दिन अपने मुंबई दौरे के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली महायुति सरकार के विधायकों से मिलेंगे। और फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुंबई से लाइव, जहां पर पीएम मोदी पहुंच चुके हैं और इस दौरान सलामी जो है वो ली जा रही है। तो आपको बता दें कि इस दौरान एक मंदिर का उद्घाटन भी होगा।
मैं अब विनम्र निवेदन करता हूं भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी से, श्रीमान कृपया सभा को संबोधित करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मुंबई जो है वो पहुंच चुके हैं और आपको बता दें आज यहाँ पर कई सारी सौगातें जो है वो दी जाएंगी, जिसमें सबसे पहले अगर बात की जाए श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का उद्घाटन जो है किया जाएगा और यहाँ पर इस दौरान वे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली महायुति सरकार के विधायकों से मुलाकात करेंगे और नौसेना के 3 बड़े युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित करेंगे। आप देखिए तस्वीरें लाइव है मुंबई से, जहां पर पीएम मोदी पहुंच चुके हैं और यहाँ पर आपको बता दें इसके अलावा वे नवी मुंबई के खारघर में इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन भी करने वाले हैं। तो यहाँ महायुति के विधायकों से मुलाकात जो है वो की जाएगी, उनको मार्गदर्शन जो है वो दिया जाएगा और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ये बात जो है बताई थी और आज दौरा जो है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है, जहां पर पार्टी के संगठन के बाद कई बड़े फैसलों को लेकर और चुनावों पर, निकाय चुनावों पर चर्चा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की जाएगी। और यहाँ पर लगातार आपको बता दें कि पीएम मोदी नौसेना डॉकयार्ड में 3 प्रमुख युद्धपोत यानी कि आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वाघशीर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। तो ये एक बड़ी सौगात है और यहाँ पर प्रधानमंत्री कार्यालय की बात की जाए तो उनके द्वारा भी ये जानकारी सामने आई थी कि इन जहाजों की कमीशनिंग भारत को समुद्री सुरक्षा और रक्षा निर्माण में ग्लोबल लीडर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो यहाँ पर फिलहाल आपको बता दें भारतीय सेना के युद्धपोत डिजाइन फिलहाल यहाँ पर प्रोजेक्ट जो है बनाए गए हैं। पहला जहाज जो है आईएनएस नीलगिरी बनाया है, जो बेहतर जीवता और समुद्री संचालन और गुप्त रहने की क्षमता में सक्षम जो है वो बनाता है। तो तस्वीरें लाइव मुंबई से, जहां पर पीएम मोदी जो है वो पहुंच चुके हैं और महायुति के विधायकों से भी मुलाकात जो है उनके द्वारा की जाएगी। तो बिल्कुल इसी बीच आगे बढ़ जाएंगे। अब बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, चुनौतियां काफी ज्यादा हैं। दिल्ली में चुनाव के बीच में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। मनीष सिसोदिया हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो, उन पर मुकदमा दर्ज करने की मंजूरी मिल चुकी है। शराब घोटाले केस में ये मुकदमा अब आगे चलेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर केस चलाने के लिए आपको बता दें कि मंजूरी जो है वो दे दी गई है और दिल्ली में चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी की मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती है। यहाँ पर केजरीवाल और सिसोदिया पर मुकदमा चलाने की मंजूरी जो है, फिलहाल शराब घोटाले केस में मुकदमा जो है वो चलेगा और गृह मंत्रालय ने ईडी को इस बात की मंजूरी दे दी है। तो देखिए कुछ ही समय जो है अब मतदान को बचा है और फरवरी में जो है चुनाव होने हैं और इससे पहले आम आदमी पार्टी की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, जहां केजरीवाल और सिसोदिया पर काफी ज्यादा मुश्किलें ईडी की अब देखने को मिलेंगी। और इसी में गृह मंत्रालय की तरफ से ये कह दिया गया है कि जांच जो है वो की जाए, मुकदमा जो है वो चलाया जाए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ शराब घोटाले के मामले में गृह मंत्रालय ने मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। ये मामला मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है और ईडी को ये अनुमति मिली है। पिछले साल नवंबर में आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अधिकृत अनुमति आवश्यक है और इसी में ईडी ने केजरीवाल को इस घोटाले का भी मास्टरमाइंड बताया था। तो यहाँ पर अभी अरविंद केजरीवाल की बात की जाए तो मुश्किलें जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। मनीष सिसोदिया की भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट जो है वो पेश की है और केजरीवाल ने इस चार्जशीट को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है और इसके संज्ञान लेने पर रोक लगाने की मांग की है। तो यहाँ पर ईडी वर्सेस अरविंद केजरीवाल जो है वो देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको बता दें ईडी ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और मई में उनके खिलाफ चार्जशीट पेश की थी। इस चार्जशीट में मनीष सिसोदिया भी शामिल है। तो फिलहाल आप देखिए कि जिस तरीके से घोटाले का मास्टरमाइंड साफ तौर पर ईडी ने केजरीवाल को बताया था, उसी के चलते अब ये मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी, जहां पर मुकदमा एक बार फिर से चलाने की मंजूरी जो है गृह मंत्रालय के द्वारा अरविंद केजरीवाल को
ईडी को जो है दे दिए और अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों की मुश्किलें जो है काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है और इजाजत जो है वो मिली है। अब देखना ये है कि क्या इस मुकदमे से और ये जो फैसला गृह मंत्रालय के द्वारा लिया गया है उसमें कितनी राहत अरविंद केजरीवाल को मिलती है, किस तरीके से इन विधानसभा चुनावों में निकलकर वो बाहर आते हैं। फिलहाल यहाँ पर निचली अदालत में भी अपने खिलाफ चल रहा केस निरस्त करने की मांग जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा जो है वो की गई है। तो फिलहाल यहाँ पर दिल्ली को लेकर अगर बात की जाए तो सियासत जो है वो गरमाई हुई है और इसी में दिल्ली की अगर बात की जाए तो आज कई बड़े नेता जो है अपना नामांकन भरने जा रहे हैं, जिसमें प्रवेश वर्मा आज अपना नामांकन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भरेंगे। बिल्कुल, नई दिल्ली सीट से अपना नामांकन दाखिल करने के लिए प्रवेश वर्मा जो है वो आज वहां पहुंचेंगे। अरविंद केजरीवाल भी उनके साथ आज नामांकन भरेंगे, यानी कि रमेश भदौड़ी की बात करें वो भी अपना नामांकन सामने रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नई दिल्ली सीट से उम्मीदवार प्रवेश वर्मा आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को चुनौती देंगे, यानी कि अरविंद केजरीवाल और प्रवेश वर्मा आमने सामने है। बीते कल भी हमने आपको बताया किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप इन दोनों के बीच में देखने को मिल रहे थे, जहां पर प्रवेश वर्मा पर सीधे तौर पर ये आरोप लगाए गए थे कि आचार संहिता यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन वो कर रहे हैं, क्योंकि कंबल वितरण किया जा रहा है, हजार रुपए तमाम वोटर्स को, महिलाओं को बांटे जा रहे हैं, जो कि सीधा तौर पर आचार संहिता का उल्लंघन है। लेकिन इसी बीच में आज दोनों एक बार फिर से आमने सामने होंगे। दोनों बड़े नेता, दोनों बड़े चेहरे अलग अलग पार्टियों से आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और देखने वाली बात होगी कि आखिरकार किसके सर पर ये ताज सजेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल की बात की जाए, उनकी काफी ज्यादा समर्थक पूरे दिल्ली में है और इसी के चलते काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी बिल्कुल पीछे नहीं है, वो भी उसी जज्बे के साथ आगे बढ़ रही है और आज प्रवेश वर्मा अपना नामांकन पत्र जो है वो यहाँ दाखिल करने वाले हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखिए साफ तौर पर दिल्ली की सियासत में आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी दिख रही है। एक वो पार्टी है जो 25 साल दिल्ली की कुर्सी से दूर है और दूसरी वो पार्टी है जो लगातार अपना तीसरा कार्यकाल यहाँ पर पूरा कर रही है। और फिलहाल आपको बता दें कि नई दिल्ली सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा को लेकर नया विवाद भी खड़ा हो गया है। अपना नामांकन भरने से पहले प्रवेश वर्मा ने महिलाओं को अपने हाथों से जूते बांधे और पहनाए भी और इसको लेकर आचार संहिता का उल्लंघन करना बताते हुए आम आदमी पार्टी चुनाव आयोग पर भड़क गई है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से तैयार है ताकि वो चेहरों के बलबूते पर अपना मास्टर शो खेले और दिल्ली की कुर्सी लेने में किंग मेकर साबित हो। लेकिन आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं हट रही और सत्ता संभाली हुई ये पार्टी बराबर की टक्कर देती हुई नजर आ रही है, जिसमें आम आदमी पार्टी इससे पहले भी आपको बता दें कि प्रवेश वर्मा पर पैसे, चादर, चश्मा बांटने पर और रोजगार मेला लगाने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से शिकायत कर चुकी है। लेकिन राहत जो है इसको लेकर मिली थी, जहां पर आचार संहिता का उल्लंघन जो है ये बयान उनकी तरफ से कहा गया था। तो बिल्कुल इसी बीच आपको मुंबई ले चलेंगे, जहां पर की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संबोधित कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। पहले के रोम के साथ ट्रेड की बात करें या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ अपने व्यापार की बात करें, मलक्का स्टेट से मेडागास्कर और पूर्वी अफ्रीका के समुद्री तट का यह क्षेत्र हमारे लिए डायरेक्ट इंटरेस्ट का क्षेत्र सदी से रहा है। आज ही वॉल्यूम के अनुसार भारत के ट्रेड का 95% हिस्सा इसी रीजन से जुड़ा हुआ है। ऐसे में इंडियन ओशन रीजन में एक सशक्त इंडियन नेवी की प्रेजेंस हमारे लिए स्वाभाविक रूप से सबसे बड़ी यह प्रायोरिटी हो जाती है। आज हो रही 3 बड़े और मॉडर्न प्लेटफॉर्म की कमीशनिंग हमारे लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण एक माइलस्टोन है। माननीय प्रधानमंत्री जी, यह निश्चित रूप से रक्षा मंत्रालय के लिए सौभाग्य का विषय रहा है कि हमें लगातार आपका मार्गदर्शन और आपका दिशा निर्देश मिलता रहा है। डिफेंस में आत्मनिर्भरता का आपने जो मंत्र दिया है उस पर लगातार कार्य हो रहा है। आज कमीशन किए जा रहे INS सूरत, INS नीलगिरी का
75% से अधिक कंटेंट भारत में ही विकसित किया गया है। साथ ही देश में निर्मित हो रहे अन्य प्लेटफॉर्म्स में भी इंडिजिनस कंटेंट लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार हमें एक और क्षेत्र में आपका दिशा निर्देश प्राप्त हो रहा है और वह है डिफेंस सेक्टर में रैपिड मॉडर्नाइजेशन का। आज के 3 बड़े प्लेटफॉर्म पूरी तरह से स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट तथा सिस्टम से पूरी तरह लैस हैं और किसी भी परिस्थिति से निपटने में पूरी तरह से यह सक्षम भी हैं। हम आज अपने मॉडर्नाइजेशन की मुहिम को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। एक ओर तो हम इन बड़े प्लेटफॉर्म्स को देश में ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो दूसरी ओर हमारा ध्यान लो कॉस्ट एंड हाई इम्पैक्ट सिस्टम पर भी है, जो कम समय में हमारी सेनाओं को और अधिक पोटेंट बना सके। इस प्रकार अपनी फोर्सेस के रैपिड मॉडर्नाइजेशन के क्रम में हम एक ऐसा बैलेंस्ड मिक्स ला रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आपका मार्गदर्शन हमें आगे भी इसी प्रकार लगातार मिलता रहेगा। हमने रक्षा मंत्रालय में 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स घोषित किया है। इसके अंतर्गत हमने रक्षा मंत्रालय तथा तीनों सेनाओं में जो भी जरूरी रिफॉर्म्स हैं उनके ऊपर कार्य करने का संकल्प लिया है। मुझे विश्वास है कि इस साल के अंत तक हम रक्षा क्षेत्र में कई रिफॉर्म्स को लागू कर चुके होंगे, जो भारत के रक्षा क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होंगे। मैं इस अवसर पर मझगांव डॉक लिमिटेड के हमारे सभी इंजीनियर, मशीनिस्ट, कॉन्ट्रैक्टर, वर्कर्स एवं इन प्रोजेक्ट से जुड़े सभी लोगों का विशेष आभार व्यक्त करता हूं। आपका कठिन परिश्रम व आपका समर्पण आज रंग ला रहा है। आप सभी के बिना इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। आपने अपनी लगन से भारतीय नौसेना की ताकत में वृद्धि की है और देश को आपके ऊपर गर्व है। एक बार फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप हमारे बीच आए और हम सबको आपका सानिध्य प्रदान हुआ। अंत में शन नो वरुण यानी वरुण देव की कृपा सदैव हम पर बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। देवियों और सज्जनों, अब इन 3 विशाल युद्धपोत के कमान अधिकारी एक एक करके नियुक्तिकरण आदेश का ऐलान करेंगे। To read out the commissioning warrant of Wagshir, I now invite the commanding officer designate, Commander Vineet Sharma. Commissioning order by the Chief of the Naval Staff. Whereas the Government of India has decided that Indian naval ship Wagshir be commissioned, you are hereby directed to proceed to commission the said ship on the 15th day of January 2025. Indian naval ship Wagshir will be administered by the Flag Officer Commanding-in-Chief, Western Naval Command, given under my hand this, the 15th day of January 2025. Signed, Dinesh K. Tripathi, Admiral, Chief of the Naval Staff. To read out the commissioning warrant of Nilgiri, I now invite the commanding officer designate, Captain Nitin Kapoor.
तो तस्वीरें आपने देखी जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो मुंबई पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने संबोधित भी यहां पर किया है। इसी बीच में हम लखनऊ चलेंगे जहां पर कि बीएसपी की सुप्रीमो मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। आप सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं। सुनाएंगे जहां पर कि बीएसपी की सुप्रीमो मायावती का संबोधन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, कई अहम मुद्दों को लेकर बात करेंगी, वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल आपको बता दें कि लगातार कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कि मायावती बहुत जल्द एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने जा रही हैं। अलग अलग मुद्दों को लेकर बातचीत की जाएगी और जो मीडिया कर्मी वहां मौजूद है उनसे भी कुछ जो उनके सवाल है वो लिए जाएंगे और उनके जवाब भी मायावती बहुत जल्द देंगे। मायावती अपने जन्मदिन के बाद मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर रणनीति जो है तैयार करेंगी। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस पर चर्चा की जाने वाली है। बसपा मिल्कीपुर उपचुनाव नहीं लड़ रही है और ऐसे में पार्टी समर्थक किस दल को वोट करें इस बारे में भी बसपा सुप्रीमो संकेत दे सकती है। फिलहाल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है इनके द्वारा की जा रही है और चुनाव ही अहम मुद्दा जो है इन राजनीतिक पार्टी का रहता है। और देख सकते हैं तस्वीरों में जहां पर आपको बता दें कि कल भी 16 जनवरी को पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक बुलाई गई है जिसमें सदस्यता अभियान, संगठन के विस्तार, कैडर कैंप और पार्टी के साथ मुस्लिमों, ब्राह्मणों और अन्य वर्गों को जोड़ने के अभियान की समीक्षा जो है वो होगी। तो यहाँ पर पार्टी बसपा सुप्रीमो का जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाएगी और देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो हो रही है। और फिलहाल यहाँ पर अगर बात की जाए तो लगातार इनके द्वारा चुनावों को लेकर किस तरीके से चर्चा हो, किस तरीके से मंथन किया जाए, रणनीति बनाई जाए, उससे बीएसपी सुप्रीमो मायावती संबोधन कर रही है। तो बिल्कुल इसी बीच बात होगी उत्तर प्रदेश की, क्योंकि अयोध्या मिल्कीपुर सीट पर भी 5 फरवरी को मतदान होंगे, उपचुनाव जो है वो यहाँ पर होंगे, जिसको लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। और आज सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद अपना नामांकन पत्र दाखिल करने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी जो है वो घोषित कर दिया है। चंद्रभानु पासवान पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है और इनको प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि मिल्कीपुर सीट पर 5 फरवरी को मतदान जो है वो होने जा रहा है और अयोध्या समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अजीत प्रसाद आज सुबह 11 बजे मिल्कीपुर से जो नामांकन है वो भरने निकले हैं और यहाँ पर इस मौके पर सांसद अवधेश प्रसाद और पार्टी कार्यकर्ताएं भी जो है वो उपस्थित रहेंगे। अयोध्या के मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी ने अपना प्रत्याशी जो है वो घोषित कर दिया है। चंद्रभानु पासवान मिल्कीपुर विधानसभा के प्रत्याशी होंगे और भाजपा कार्यकर्ताओं में इसको लेकर खुशी की लहर काफी ज्यादा देखी जा रही है। तो बिल्कुल आपको बता दें तस्वीर आपके सामने जहाँ पर कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया है, वहीं पर दूसरी तरफ जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं उनका नाम भी सामने आ चुका है। अजीत प्रसाद आज अपना नामांकन पत्र समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर है वो घोषित करेंगे, यहाँ पर अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद आज सुबह 11 बजे यानी कि अभी से कुछ वक्त पहले इनका प्रस्तावित यहाँ पर टाइम किया गया था, लेकिन इसी बीच में मिल्कीपुर सीट से नामांकन किया जाएगा और इस मौके पर सांसद अवधेश प्रसाद और पार्टी के अन्य कार्यकर्ता और जो समर्थक है समाजवादी पार्टी के और अजीत प्रसाद के वो भी इनके साथ शिरकत करेंगे और इस दौरान जो है वो नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा। तो बिल्कुल आपको बता दें कि यहाँ पर अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर हो रहे उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने चंद्रभानु पासवान को जो है वो उतारा है और आपको बता दें ये पारसी समाज से आते हैं और पार्टी की जिला इकाई में लगातार सक्रिय है। समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उम्मीदवार के तौर पर जो है वो उतारा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस मौके पर अगर बात की जाए तो ये सीट अवधेश प्रसाद के सांसद बनने से खाली हुई थी। जब वह सांसद बने थे तो ये सीट जो है वो खाली हो गई थी और अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने
चंद्रभान पासवान को मैदान में उतारा है। और यहाँ पर चंद्रभान रुधौली से 2 बार जिला पंचायत सदस्य रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभान पासवान पेशे से वकील है और आज नामांकन जो है इनके द्वारा भरा जाएगा। वहीं पर अब बात दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर होगी, जहां पर प्रचार प्रसार ने रफ्तार पकड़ ली है और स्टार प्रचारकों के तौर पर अलग अलग बड़े चेहरे जो है वो अब दिल्ली पहुंचे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी आज दिल्ली पहुंच गए हैं और चुनाव के मद्देनजर 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर पहुंचेंगे। आज रोहतास नगर और शहादरा में बड़े रोड शो किए जाएंगे, जनसभाओं को संबोधित किया जाएगा और इस दौरान पदयात्रा भी निकाली जाएगी और लोगों से बातचीत करने का काम भी मुख्यमंत्री है वो यहाँ पर करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि लगातार प्रचार प्रसार ने तेजी पकड़ ली है और चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंचे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर अगर बात की जाए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की, तो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार प्रसार जो है इनके द्वारा किया जाने वाला है और चुनावों के मद्देनजर 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर सीएम भगवंत मान है। और आज रोहतास नगर और शहादरा में रोड शो जो है वो किया जाएगा और अपने उम्मीदवारों के पक्ष में वोट डालने का आह्वान जो है वो जनता से किया जाएगा। और आपको बता दें दिल्ली में चुनाव प्रचार के लिए पदयात्रा जो है वो निकाली जाएगी और सभाओं को भी सीएम भगवंत मान संबोधित करेंगे। और यहाँ पर स्टार प्रचारकों की अगर बात की जाए तो सूची में भगवंत मान यहाँ पर प्रचार प्रसार करने आए हैं। शाम 5 बजे शहादरा में मुख्यमंत्री भगवंत मान का रोड शो है, यहाँ पर जनसभा को संबोधित भी किया जाएगा और वोट डालने की अपील जो है वो की जाएगी कि इस बार भी जनता आम आदमी पार्टी का साथ दे। और दूसरी तरफ दिल्ली विधानसभा की सियासत अब देखने को मिल चुकी है। तैयारियां जो की जा रही थी अब अंतिम चरण जो है वो आ गया है, यानी प्रचार प्रसार और कितने दमखम से ये किया जाएगा और कौन जनता को लुभा पाएगा, इस पर दिल्ली की सियासत जो है वो टिकी हुई है। क्योंकि अगर दिल्ली की जनता की बात की जाए तो लोकसभा चुनावों में हमेशा आपने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता बहुमत देती आई है, लेकिन यहाँ पर जब आते आते विधानसभा चुनावों की बात आती है तो समीकरण कुछ और होते हैं। और यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार आपके सामने उसकी एग्जाम्पल है कि लगातार काफी समय से सियासत की कुर्सी संभाले हुए है और इसी में आज रोहतास नगर और शहादरा में रोड शो जो है वो किया जाएगा। चुनाव के मद्देनजर आपको बता दें 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर सीएम भगवंत मान है और दोपहर 3 बजे रोहतास नगर में भगवंत मान रोड शो निकालेंगे और 5 बजे शहादरा में रोड शो किया जाएगा। तो इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पटियाला में आयोजित कार्यक्रम में सीएम पहुंचे हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो यहाँ पर पटियाला में आयोजित एक कार्यक्रम जो है वो किया गया है और सीएम वहां पर पहुंच चुके हैं। कार्यक्रम में जो बातचीत है वो की जाएगी, संबोधन जो है इनके द्वारा किया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं पटियाला से लाइव तस्वीरें जहाँ पर सीएम भगवंत मान कार्यक्रम में शिरकत किए हुए हैं और लाइव तस्वीरें आपके सामने है। तो तस्वीरें आपके सामने जहां पर कि पटियाला से तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक कार्यक्रम जो है यहाँ पर आयोजित किया गया है जिसमें कि सीएम भगवंत सिंह मान पहुंचे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर पंजाब के शाही शहर यानी पटियाला के ऐतिहासिक किला मुबारक में होटल रणवास पैलेस की स्थापना जो है वो की गई है। तस्वीरें आपके सामने है। सरकार का दावा है कि ये सिख महल में बना दुनिया का एकमात्र होटल है और यहाँ पर सीएम भगवंत मान की अगर बात की जाए तो वहाँ पर पहुंचे हैं और आपको बता दें कि उद्घाटन जो है वो किया जा रहा है और देखिए किस तरीके से ये तस्वीरें सामने आ रही है। तो फिलहाल आपको बता दें कि उद्घाटन जो है वो किया जा रहा है और तस्वीरें यहाँ पर देखिए किस तरीके से पहुंचे हैं सीएम भगवंत मान। और आपको बता दें ये होटल भी डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा जो है वो देगा और पर्यटन को भी बढ़ावा जो है देगा। लाइव तस्वीरें पंजाब के पटियाला से
और यहाँ कहा जाता है कि पटियाला की रानियां इसी महल में रहा करती थी। तो यहाँ अभी से इसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है वो बना दिया जाएगा और डेस्टिनेशन वेडिंग्स जो है यहाँ पर होंगी। तो फिलहाल मरम्मत का काम जो है वो काफी देर पहले शुरू कर दिया गया था और होटल रनवास द पैलेस का उद्घाटन जो है वो देखने को मिल रहा है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर इसका उद्घाटन जो है वो किया गया। देखिए तस्वीरों में किस तरीके से सरकार का दावा है ये सिख महल में बना दुनिया का एकमात्र होटल है। अब राजस्थान की तर्ज पर यहाँ भी होटल डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा देंगे, तो इस पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा इससे। और यहाँ पर सरकार कई सालों से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। 2 साल पहले 2022 में इस प्रोजेक्ट ने गति पकड़ी थी। किला मुबारक में स्थित रनवास का इलाका गिलो खाना और लस्सी खाना को हेरिटेज होटल में तब्दील कर दिया गया है। तो बिल्कुल ये तस्वीरें हम आपको पटियाला से दिखा रहे थे, जहां पर एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पहुंचे थे। इसी बीच में मुंबई की तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखाएंगे, जहां पर पहले राजनाथ सिंह संबोधित कर रहे थे, रक्षा मंत्री। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सीधे तौर पर वहां उपस्थित सभी लोगों को संबोधित कर रहे हैं। आप सुनिए अपने संबोधन में क्या कुछ कह रहे हैं। बधाई देता हूं साथियों, आज भारत की समुद्री विरासत नेवी के गौरवशाली इतिहास और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भारत में नौसेना को नया सामर्थ्य दिया था, नया विजन दिया था। बधाई देता हूं साथियों, आज भारत की समुद्री विरासत नेवी के गौरवशाली इतिहास और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भारत में नौसेना को नया सामर्थ्य दिया था, नया विजन दिया था। आज उनकी इस पावन धरती पर 21वीं सदी की नेवी को सशक्त करने की तरफ हम एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है जब एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन, तीनों को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। और सबसे गर्व की बात कि ये तीनों फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म मेड इन इंडिया है। मैं भारतीय नौसेना को, इनके निर्माण कार्य से जुड़े सभी साथियों को, इंजीनियर्स को, श्रमिकों को और पूरे देश को बधाई देता हूं। साथियों, आज का ये कार्यक्रम हमारी गौरवशाली धरोहर को भविष्य की आकांक्षाओं से जोड़ता है। लंबी समुद्री यात्राएं, कॉमर्स, नेवल डिफेंस, शिप इंडस्ट्री, इसमें हमारा एक समृद्ध इतिहास रहा है। अपने इतिहास से प्रेरणा लेते हुए आज का भारत दुनिया की एक मेजर मैरीटाइम पावर बन रहा है। आज जो प्लेटफॉर्म लॉन्च हुए हैं उनमें भी इसकी झलक है। अब जैसे हमारा नीलगिरी चौल वंश के
समुद्री सामर्थ्य के प्रति समर्पित है। सूरत वॉरशिप उस कालखंड की याद दिलाता है जब गुजरात के पोर्ट के जरिए भारत वेस्ट एशिया से जुड़ा था। इन दिनों ये दोनों शिप इसके साथ आज बागशीर सबमरीन की कमीशनिंग भी हो रही है। कुछ वर्ष पूर्व मुझे P-75 क्लास की पहली सबमरीन कलवरी की कमीशनिंग में शामिल होने का अवसर मिला था। आज मुझे इस क्लास की 6वीं सबमरीन बागशीर को कमीशन करने का सौभाग्य मिला है। ये नए फ्रंटियर प्लेटफॉर्म भारत की सुरक्षा और प्रगति दोनों को नया सामर्थ्य देंगे। साथियों, आज भारत पूरे विश्व और खासकर ग्लोबल साउथ में एक भरोसेमंद और जिम्मेदार साथी के रूप में पहचाना जा रहा है। भारत विस्तारवाद नहीं, भारत विकासवाद की भावना से काम करता है। भारत ने हमेशा ओपन, सिक्योर, इंक्लूसिव और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन का समर्थन किया है। इसलिए जब समुद्र से सटे देशों के विकास की बात आई तो भारत ने मंत्र दिया सागर। सागर का मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। हम सागर के विजन के साथ आगे बढ़े। जब भारत के सामने G20 की प्रेसिडेंसी संभालने का दायित्व आया तो दुनिया को हमने मंत्र दिया वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। जब दुनिया कोरोना से लड़ते हुए पस्त पड़ रही थी तब भारत ने विजन दिया वन अर्थ, वन हेल्थ। हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानकर चलते। हम सबका साथ, सबका विकास, उस सिद्धांत पर विश्वास करने वाले लोग हैं और इसलिए इस पूरे क्षेत्र की रक्षा सुरक्षा भी भारत अपना दायित्व समझता है। साथियों, ग्लोबल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक और जियो पॉलिटिकल डायनेमिक्स को दिशा देने में भारत जैसे मैरीटाइम नेशन की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है। आर्थिक प्रगति और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ये जरूरी है कि ट्रेडिशनल वाटर्स को प्रोटेक्ट किया जाए, टेरिटोरियल वाटर को प्रोटेक्ट किया जाए, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को इंश्योर किया जाए और ट्रेड की सप्लाई लाइन और सी रूट सुरक्षित हो। हमें आतंकवाद, हथियारों और ड्रग्स की तस्करी में इस पूरे क्षेत्र को बचाकर रखना है। इसलिए आज जरूरी है कि समुद्र को सेफ और प्रॉस्परस बनाने में हम ग्लोबल पार्टनर बने। हम लॉजिस्टिक की एफिशिएंसी बढ़ाने और शिपिंग इंडस्ट्री के लिए काम करें। हम रेयर मिनरल्स, फिश स्टॉक जैसे ओशन रिसोर्सेज का दुरुपयोग रोकने में और इसे मैनेज करने की कैपेसिटी डेवलप करें। हम न्यू शिपिंग रूट्स और सी लेन्स पर अब कम्युनिकेशन को खोजने में इन्वेस्ट करें। मुझे खुशी है
कि आज भारत इस दिशा में लगातार कदम उठा रहा है। भारत पूरे इंडियन ओशन रीजन में फर्स्ट रिस्पॉन्डर भी बनकर उभरा है। बीते कुछ महीनों में ही हमारी नौसेना ने सैकड़ों जानें बचाई हैं। हजारों करोड़ रुपए के नेशनल और इंटरनेशनल कार्गो की सुरक्षा की है। इससे दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ा है, आप सबके कारण बढ़ा है, और इसलिए मैं आज आप सबका भी अभिनंदन करता हूं। भारतीय नौसेना, कोस्ट गार्ड, उन पर यह लगातार भरोसा बढ़ता जा रहा है। आज आप ही देख रहे हैं, आसियान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, गल्फ हो, अफ्रीका के देश हो, सबके साथ आज भारत का आर्थिक सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। संबंधों की इस मजबूती में इंडियन ओशन रीजन में भारत की उपस्थिति, भारत का सामर्थ्य एक बहुत बड़ा आधार है, और इसलिए आज का ये आयोजन सैन्य दृष्टि के साथ ही आर्थिक दृष्टि से भी उतना ही अहम है। साथियों, 21वीं सदी के भारत का सैन्य सामर्थ्य भी अधिक सक्षम हो, आधुनिक हो, ये देश की प्राथमिकताओं में से एक है। जल हो, थल हो, नभ हो, डीप सी हो या फिर असीम अंतरिक्ष, हर जगह भारत अपने हितों को सुरक्षित कर रहा है। इसके लिए निरंतर रिफॉर्म किए जा रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का गठन ऐसा ही एक रिफॉर्म है। हमारी सेनाएं और अधिक एफिशिएंट हो, इसके लिए थिएटर कमांड की दिशा में भी भारत आगे बढ़ रहा है। साथियों, पिछले 10 साल में जिस तरह भारत की तीनों सेनाओं ने आत्मनिर्भरता के मंत्र को अपनाया है, वो बहुत ही सराहनीय है। संकट के समय दूसरे देशों पर भारत की निर्भरता कम से कम हो, इस गंभीरता को समझते हुए आप सभी इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, नेतृत्व दे रहे हैं। हमारी सेनाओं ने 5000 से ज्यादा ऐसे साजो सामान और उपकरणों की लिस्ट तैयार की है जो अब वो विदेशों से नहीं मंगाएगी। जब भारत का सैनिक भारत में बने साजो सामान के साथ आगे बढ़ता है तो उसका आत्मविश्वास भी कुछ अलग ही होता है। पिछले 10 साल में कर्नाटका में देश की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर बनाने वाली फैक्ट्री शुरू हुई है। सेनाओं के लिए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने वाली फैक्ट्री शुरू हुई है। तेजस फाइटर प्लेन के भारत की साख को आसमान की नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। यूपी और तमिलनाडु में बन रहे डिफेंस कॉरिडोर डिफेंस प्रोडक्शन को और गति देने वाले हैं। और मुझे खुशी है कि हमारी नेवी ने भी मेक इन इंडिया अभियान का बहुत अधिक विस्तार किया है। इसमें मझगांव डॉकयार्ड के आप सभी साथियों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। पिछले 10 साल में नेवी में
33 शिप्स और 7 सबमरीन्स को शामिल किया गया है। इन 40 नेवल वेसल्स में से 39 भारतीय शिपयार्ड में ही बने हैं। हमारा भव्य विराट आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर और आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात जैसी न्यूक्लियर सबमरीन भी शामिल है। मेक इन इंडिया उसको ऐसी गति देने के लिए मैं देश की तीनों सेनाओं को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है। हम 100 से ज्यादा देश तो आपको सीधी तस्वीरें मुंबई से दिखा रहे थे, जहां पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक कार्यक्रम में शिरकत की गई थी और इसमें वो संबोधित कर रहे थे। इसी बीच आज दिल्ली के दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार के नामांकन में शामिल होंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। तो बता दें कि आज दिल्ली के दौरे पर नायब सिंह सैनी भी मौजूद हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी भी अपना नामांकन उम्मीदवार जो है वो दाखिल करने निकले हुए हैं। दुष्यंत गौतम के नामांकन में शामिल होंगे मुख्यमंत्री और वोट की अपील, वोट का आह्वान जो है वो जनता से किया जाएगा। हरियाणा से पूर्व राज्यसभा सांसद है दुष्यंत, आपको बता दें यहाँ पर आज दिल्ली के दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रहेंगे और दिल्ली में अब ये रंगारंग तस्वीरें चुनावों की देखने को मिलेंगी और किस तरीके से यहाँ पर मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए तो उनके द्वारा आज ये प्रचार प्रसार किया जाएगा और दुष्यंत गौतम की अगर बात की जाए तो वो बतौर उम्मीदवार अपना नामांकन जो है वो दाखिल कर रहे हैं और इसी में आज नायब सिंह सैनी जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री है वो उनके समर्थन में वहां पर पहुंचेंगे। इसी बीच में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रोहतक भी पहुंचने वाले हैं। प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में इस दौरान वो शिरकत करेंगे, शामिल होंगे। पंडित राम शर्मा की प्रतिमा का अनावरण के लिए कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है, जिसमें कि ये शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बधोली भी इनके साथ मौजूद रहेंगे और अन्य नेता और कार्यकर्ता भी यहाँ पर शामिल होंगे। जहाँ पर एक तरफ वो दिल्ली दौरे पर है, लेकिन उससे ठीक पहले यहाँ पर रोहतक में कार्यक्रम होने वाला है, उसमें वो शिरकत करेंगे। जहाँ पर पंडित राम शर्मा की प्रतिमा का अनावरण होगा, उसमें नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ पर शिरकत करेंगे और इस प्रतिमा का अनावरण करेंगे। तो लगातार हमने आपको अपडेट किया किस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव के हवाले से और अलग अलग बड़ी खबरों के हवाले से। इसी बीच अब न्यूज रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।